बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रीवियस से ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। प्रीवियस के अंदर हमने वो टेक्निक्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने की वो टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया था कि हम किन किन तरीक़ों से रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं, और आज हम उसी की कंटिन्यूशन में आगे जाएंगे और हम सफ़र तय करेंगे एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट गैदर होने से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक कैसे जाया जाए, और इसमें यूज़ केसेस और फ्लो डायग्राम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट सिनेरियोज को कैसे वर्ड्स के अंदर राइट करने के बजाय फिगर्स डायग्राम्स यूज़ करके हम किस तरह से उससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ जो देखी थी। आज हम उनके थोड़े से फ़ायदे, नुकसानात और किस पर्पस के लिए क्या सही है उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी क्वेश्चनेयर्स आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनेयर का जो मेथड है, इससे जो रिक्वायरमेंट गैदर करना है वो गुड है फॉर आंसरिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इससे डाटा किस किस्म का लिया जा सकता है, इससे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ टाइप का डाटा लिया जा सकता है। इसमें जब आप सवाल कोई पूछते हैं, इन राइटिंग जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें ऑब्वियसली जो भी आंसर करता है वो भी इन राइटिंग करता है, तो वो उसमें क्वालिटी की बात भी हो जाती है रिक्वायरमेंट की कि किस किस्म का चाहिए। वो ये कह देगा कि इसमें जो है नाम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको आइटम का नाम भी चाहिए और फिर आइटम की क्वांटिटी भी चाहिए। तो अब आइटम की क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी सेल हो सकती है, तो क्वेश्चनेयर के अंदर आप ये भी बात बता सकते हैं कि आइटम 1000 एक टाइम में भी बेचा जा सकता है, 2000 भी बेचा जा सकता है, लेकिन 1 लाख नहीं बेचा जा सकता। मतलब कि वो 5 डिजिट के अंदर ही रहेगा, 6 डिजिट में नहीं जाएगा। तो अब ये क्वांटिटी पे बात होगी। तो इस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म का डाटा हम ले सकते हैं किससे, क्वेश्चनेयर से। एडवांटेज क्या है, कैन रीच मैनी पीपल विद लो रिसोर्स। एडवांटेज इसका ये है कि आप एक ही क्वेश्चनेयर लिखें, उसे आप क्लाइंट साइड पे 20 बंदों को भेज दें तो कोई टेंशन नहीं है। तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मतलब सबको इकट्ठा भी नहीं होना पड़ा और किसी को अपने लिए टाइम भी नहीं निकालना पड़ा, और जो है कि सारे के सारे एक ही क्वेश्चनेयर को देते हुए। उसके बाद है डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है, द डिज़ाइन इज़ क्रूशल। डिज़ाइन जो है सिस्टम का वो क्रूशल हो जाता है। कैसे हो जाता है, रिस्पांस रेट में भी लो, कि लोग जिनको हमने ईमेल करके डॉक्यूमेंट भेजा है या जिनको हमने हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके क्वेश्चनेयर भेजा है, तो वो लोग इतनी जल्दी रिस्पांस ना दें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा और रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस है वो इंतहाई उससे सफ़र करेगा। दूसरा हमने बात की थी इंटरव्यू प्रोसेस की, कि इसमें हम 1-on-1 मीटिंग्स करें लोगों के साथ। तो इसमें क्या है, इसमें ये है, अगर कोई इश्यूज़ हैं यानी कि कोई ऐसी बातें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स से जो आंसर्स वगैरह मिले हैं वो उससे क्लियर नहीं हो रही, तो उसके लिए मीटिंग ज़रूरी हो गई हुई है। तो इंटरव्यूज़ जो हैं उस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काइंड ऑफ डाटा, इसमें आप क्वांटिटेटिव कुछ क्वांटिटेटिव भी लिख, यानी कोई सवाल अगर आप क्वांटिटेटिव से लिहाज से इंटरव्यू के अंदर पूछ लेंगे तो वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट टाइप का होगा। मतलब जो उस वक्त जिससे आप पूछ रहे होंगे क्लाइंट साइड पे, अगर उसको नहीं पता होगा तो वो इस तरह के वर्ड यूज़ करो, तकरीबन ऐसा होगा, तकरीबन ऐसा होगा, इतनी क्वांटिटी तकरीबन आ जाएगी। तो क्वांटिटेटिव कम और क्वालिटेटिव ज़्यादा वो बता सकेगा। अच्छा जी, एडवांटेज इसका है कि इंटरव्यूअर कैन गाइड इंटरव्यूई। मतलब कि जो बंदा, यानी कि जो बंदा सॉफ्टवेयर कंपनी से जाके क्लाइंट के साथ बात कर रहा है, उसका इंटरव्यू ले रहा है कि आपको किस किस्म का सिस्टम चाहिए, वो भी इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर जिस क्लाइंट को गाइड कर सकता है कि आपको क्या इस किस्म की चीज़ भी चाहिए, क्या आपकी ये रिक्वायरमेंट भी हैं। मतलब कुछ वो तो जो बताएंगे सो बताएंगे, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कर सकते हैं।
अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है जी इसका? ये टाइम कंज्यूमिंग है और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में इंटीमीडिएट इंटरव्यूज। टाइम कंज्यूमिंग है और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, मतलब कि अगर आप इसे टेलीफोनिकली भी करना चाहें तो उससे भी मीटिंग हो सकती है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि इन पर्सन कि आप यहाँ के क्लाइंट भी बिल्कुल फारिग होके अपनी रूटीन से हट के टाइम निकालें और जो कंपनी वाले हैं सॉफ्टवेयर कंपनी वाले वो भी निकालें फिर जाएँ। तो इसके लिए मतलब कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा अंडर वन रूफ, जबकि यही काम जो है आप टेलीफोनिकली या स्काइप कॉल पे इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फोकस ग्रुप्स एंड वर्कशॉप्स, ये तीसरी मेथडोलॉजी थी जिसमें ये था कि जिन लोगों ने मतलब कुछ सॉफ्टवेयर को रन करना था तो आप उन लोगों के साथ जो हैं आप वर्कशॉप्स करें, उनको थोड़ा बहुत कोई सिस्टम की लेआउट्स वगैरह बना के दिखाएं, सिस्टम के कोई प्रोटोटाइप्स बना के दिखाएं, उनके साथ डिस्कशंस करें। तो इसका ये उस सिनेरियो में अच्छा है कि कलेक्टिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, कि आप बहुत सारे लोगों के व्यू पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं क्लाइंट साइड से। और फिर इसमें डाटा जो है वो आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों किस्म का ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव कम होगा ऑब्वियसली, फिर वही क्योंकि ये भी मिलता जुलता है इंटरव्यू प्रोसेस से। इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आप 1-on-1 कर रहे होते हैं और इसके अंदर आपके ग्रुप्स हैं, तो मतलब कि वे ऑफ कम्युनिकेशन सेम है। अच्छा, हाईलाइट एरियाज ऑफ कंसेंसस एंड कन्फ्लिक्ट encouragement contact between developers and users। highlights areas of consensus, मतलब कि जिसके ऊपर इत्तफाक़ी राय हो जाए तो उस वो सारे एरियाज को हाईलाइट कर देते हैं, और जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट भी आ जाए तो वो भी एरियाज हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर बाद मतलब कि सेटलमेंट्स कर ली जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ पे बात ही नहीं हुई तो अब उसके ऊपर एग्री हैं या उसके ऊपर डिसएग्री हैं, तो किसी का व्यू पॉइंट ही सामने ना आए तो वो चीज़ जो है छुपी की छुपी रह जाएगी, तो वो डिसएडवांटेज बन जाएगी। लेकिन इसका यही एडवांटेज है कि जिसके ऊपर कंसेंसस होगा वो भी सामने आ जाएगा ऊपर के, और जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट आएगा कि इख्तलाफ राय आएगा तो वो भी सामने आ जाएगा। इनकरेजेस कॉन्टैक्ट बिटवीन डेवलपर्स एंड यूजर्स, मतलब जिसने इस मेथड से ये भी फ़ायदा है कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर बना के देना है वो भी, और जिन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है बाद में वो भी, वो दोनों का आपस में इनको कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो वो रिक्वायरमेंट ज़रा बेहतर तरीके से अपनी डेवलपर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये इसका एडवांटेज था। डिसएडवांटेज इसका ये है पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ऐसा हो सकता है कि इसमें कि कुछ ऐसे लोग हों ग्रुप के अंदर के जो कि उस पूरी की पूरी जो एक मीटिंग है पूरी की पूरी जिसमें सब ने इनपुट देना था उसको वो हाईजैक कर लें, तो वो अपना ही व्यू पॉइंट जो है वो सबके ऊपर डोमिनेट कर दें। तो इस तरह की ये इसका डिसएडवांटेज, पॉसिबल डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आपका नेचरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन थी कि आप जाएं और जाके जहाँ पे वो प्रोसेस चल रहा है वहाँ जाके बैठ जाएं और वहाँ जाके जो है ना ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। तो इस प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग इन ऑफ यूज़र एक्टिविटी। इसमें क्वालिटेटिव और डाटा ले सकते हैं लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। इसी तरह से ऑब्जर्विंग एक्चुअल वर्क गिव्स, इसका एडवांटेज क्या होगा, आपको एक्चुअल वर्क इनसाइड जो है वो मिल जाएगा एंड अदर टेक्निक्स कैन नॉट गिव। और जो जितनी भी ऊपर वाली इंटरव्यू वाली मतलब कि एक है आपने देख के खुद ऑब्जर्व किया रिक्वायरमेंट्स को और एक है कि आपको किसी ने बताया, तो ओबियसली ज़्यादा इमेजिनेशन अच्छी बनती है। अगर आप वर्क को खुद अपने आंखों से होता हुआ देखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर बनती है। तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्रोसेस हो रहा है और आप जो हैं वहाँ प्रीमिसेस के अंदर, क्लाइंट की प्रीमिसेस के अंदर बैठे देख रहे हैं, तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग। और फिर उसके बाद ये भी होगा कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हो रहे होंगे कि जिनको सॉफ्टवेयर बेस्ड करना ज़रूरी नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास, ये भी इसका डिसएडवांटेज है जिसको आपने बाद में जो है ना चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है स्टडिंग डॉक्यूमेंटेशन का, हमने पढ़ा था कि ये भी एक मेथडोलॉजी है रिक्वायरमेंट गैदर करने की। तो इसके अंदर सिंपली हमारा था कि लर्निंग अबाउट प्रोसीजर्स, और इसमें हम ये करते थे कि हम उसके जितने SOPs वगैरह
कंपनी के जो कि सॉफ्टवेयर बनवा रही है उसके लिखे होते थे, तो हम लोग उसे स्टडी कर लें। तो इससे हमें क्वांटिटेटिव ही मिलेगा लेकिन क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी। और इसमें जो सबसे नुकसान है वो ये है कि डे टू डे रूटीन जो है वो डॉक्यूमेंटेड रूटीन से थोड़ी हटके होती है। तो हो सकता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम यहाँ से इस मेथड से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो मोर बुकिश हो जाए रादर दैन द प्रैक्टिकल वन। जबकि सॉफ्टवेयर चलना प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से होता है कि प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या SOPs फॉलो हो रहे हैं। और इसमें जो एडवांटेज है वो नो टाइम कमिटमेंट फ्रॉम यूजर्स रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें ये है कि आपको कोई मीटिंग शीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह की कमिटमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों का काम ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है जी, ये थे हमारे वो जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी उसके ऊपर क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और किस वक्त के लिए किस किस्म की डाटा या रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए, ये उससे रिलेटेड हो गया थोड़ा। अच्छा जी, अब आते हैं कि व्यू पॉइंट्स कि अब हमने यानी कि हम गए हैं तो हमने जो भी फ्लो वगैरह नज़र आए हैं तो हमने उनको इस तरह डायग्राम्स के फॉर्म में लेके आना है। तो डायग्राम की फॉर्म में अब ये यहाँ पे आपको एक यूँ कह लें कि आपको ATM मशीन का आपको नज़र आ रहा है, ये एक फ्लो डायग्राम। इसमें क्या है कि कस्टमर आया, उसने मशीन से रिक्वेस्ट की कि भाई पैसे चाहिए। मशीन जो है उसने अकाउंट्स की अपडेट्स ले ली, कहाँ से, कस्टमर की डेटाबेस से, मतलब जो बैंक के अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है वहाँ से उसकी अकाउंट की डिटेल्स ली। डिटेल लेके उसने देखा कि टेलर मशीन ने देखा कि इसके अंदर कैश है। अब उसने डिटेल लेके अकाउंट की, फिर उसके बाद सेंट्रल कैश कंट्रोल को भेजा कि भाई इसके पास इसके अकाउंट में कैश है। उसने कहा जी हाँ जी कैश है। जब उसने कहा कैश है तो फिर उसने क्या किया कि एक एप्लीकेशन लेयर से उसका लेआउट पकड़ा और उसमें ये जो डाटा है कि कैश है, कितना कैश है, वो उसका फिगर डाला और सर्विस का पेज रेंडर कर दिया कस्टमर का। तो ये इस तरह से एक मतलब कि हमने पूरे प्रोसेस को, ATM के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे एक फिगर के थ्रू सारी चीज़ें देख ली। अगर इसी चीज़ को हम लिखने बैठते डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तो वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता। तो आपने मतलब कि फ्लो डायग्राम्स का सहारा लेना है और इस तरह से सारे सिनेरियोज को कैप्चर करना है। अच्छा, अब इसमें इसी तरह से एक और, अब इसको ना फर्दर हमने डायग्रामेटिकली देखने हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूज़र है, उसका कोई एम या कोई गोल है, यहाँ पे ऊपर से देखें। अब उसका गोल का पहले नंबर पे क्या करना है, गोल का एनालिसिस करना है। गोल का एनालिसिस करके यानी जो काम सॉफ्टवेयर से वो कराना चाह रहा है तो उसका एनालिसिस सबसे पहले करना है। ठीक है जी, एनालिसिस करने के बाद ऑब्वियसली वो गोल यूज़र की साइड से आया है। अच्छा, एनालिसिस करके उससे आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कुछ मिलेंगे। आप उससे फिर उन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू आप जो है इनबाउंड इवेंट्स, आउटबाउंड इवेंट्स, मतलब कि क्या सिस्टम में इनपुट होगी और क्या सिस्टम से आउटपुट होगी उसको स्पेसिफाई कर लेंगे गोल एनालिसिस के अंदर कि ये काम करना है, इस काम करने के लिए क्या चीज़ इनपुट चाहिए होगी, क्या चीज़ आउटपुट चाहिए होगी। ये बेसिकली सिस्टम मॉडल से बात हो रही है। इसी तरह से यूज़र जो है वो हमें कुछ सिनेरियोज बताएगा कि अगर ये हो तो सिस्टम ये कर दे, अगर वो हो मतलब सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल लॉगिन पासवर्ड ही है कि सिस्टम, अगर ये रिक्वायरमेंट है यूज़र की कि कोई भी यूज़र मेरे सिस्टम के अंदर विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो ऑथेंटिकेट होने के बाद ही आगे कोई स्क्रीन देख सके, तो इस केस के अंदर कितने पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। नंबर एक क्या है कि जी यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उस वक्त वो जब आके यूज़र नेम और पासवर्ड वो दे ही नहीं सकता, तो उसे रजिस्टर्ड की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ताकि अपने आप को रजिस्टर करा के आए। तो एक सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर कि उसके पास वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसे अपना पासवर्ड भूला हुआ है, तो जब वो यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड गलत डालेगा तो वो इनकरेक्ट का मैसेज आएगा। तो और फिर वो साथ में ये भी ऑप्शन प्रॉम्प्ट करेगा कि डू यू फॉरगेट योर पासवर्ड। अगर यहाँ पे भी मतलब उसका मामला नहीं, मतलब कि अब उसे फॉरगेट की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, एक सिनेरियो ये हो सकता है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उसे पासवर्ड भी याद हो, यूज़र नेम भी याद हो और वो पुट करे और उसके बाद जो है वो लॉग इन हो जाए। तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो इसी तरह जो भी यूज़र का गोल एम होगा वो भी बताएगा और फिर उसके बाद उस पर
कि कब सिस्टम क्या करे, इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्स वगैरह, उसके बारे में भी कुछ बताएगा। तो ये सारे क्या होंगे, सिनेरियो स्क्रिप्ट्स होंगे। तो इन सिनेरियो स्क्रिप्ट्स के आपने डायग्राम्स वगैरह बना लेनी है, जिस तरह से ये है। अच्छा जी, अब इनिशियल सिस्टम मॉडल जो है वो बन जाएगा इन सिनेरियोस को, और जो उसके गोल यूज़र ने बताए हैं उनकी बेस के ऊपर एक इनिशियल लेवल का सिस्टम आपका जो है उसका मॉडल तैयार हो जाएगा। अब इनिशियल मॉडल को आप उसकी फिर करेक्टरिस्टिक्स और उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं, फिर आउटपुट रिक्वायरमेंट पे आ जाएं, तो उनको जब आप उनको भी एनालाइज करेंगे, उनको भी फिर मतलब फर्दर डीप इनसाइट देखेंगे, तो उससे आपको फर्दर क्लैरिटी आएगी सिस्टम के डिज़ाइन के अंदर। फिर उसके बाद उसका सोशल इम्पैक्ट भी देखेंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या है जी, कि फॉर एग्जांपल बास जगहों पे बास किस्म का डाटा, मतलब बास कम्युनिटीज़ के अंदर बास वेबसाइट्स आपको प्रोहिबिट करती हैं कि यहाँ पे जो डाटा अब जो आपको स्क्रीन नज़र आएगी, तो उससे आप अगर 18 ईयर से ऊपर हैं तो आपको दिखाई जा सकती है, वरना नहीं। लाइक कोई हॉरिबल साइंस, कोई हॉरिबल सीन है कि जो बच्चे नहीं देख सकते। अक्सर इस तरह के जिस तरह की अगर आप यूट्यूब पे भी जाएं तो आपको ना डिफरेंट चुड़ैल की, डिफरेंट इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर का लगाया होता है कि अगर आप 18 से अबव हैं तो आप जाके देखें, वरना आप डर ना जाएं कहीं। तो बच्चे नॉर्मली वैसे देख रहे होते हैं, कार्टून्स के फॉर्म में आती हैं। तो ये सारे का सारा सिस्टम का एनालिसिस है, उसका ये सोशल इम्पैक्ट, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि क्या वो जो इन सारे प्रोसेसेस से गुजर के जो सिस्टम का एक स्ट्रक्चर सा हम सिस्टम का मॉडल बना रहे हैं, क्या वो सारे स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्टेबल है, क्या उनकी सबकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल कर रहा है, नहीं कर रहा। और उस सारे स्टेक होल्डर्स की बातों को सामने रखते हुए फिर हम जो है ना मज़ीद रिफाइंड किस्म की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन निकालेंगे। तो पता क्या चला, हमने सिनेरियोस यूज़ करने हैं, जो सिनेरियो हमें क्लाइंट यूज़र बताएगा वो यूज़ करने हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को अखज़ करने के लिए। तो हमने सारे सिनेरियो जितने भी वो बताएगा उनको सबको डायग्रामेटिकली यहाँ पेपर पर ड्रा करना है, और वहाँ से हमने क्या करनी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये हमारा एक मतलब कि रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट से हमने यानी कि जो यूज़र की बताई हुई बातें हैं उनसे हमने कैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे पहुंचना है, कि जो बातें, जो गोल्स, जो सिनेरियोस वो बताएगा उनको हमने, ये डिफरेंट फिल्टर्स हैं हमारे, कि इनपुट आउटपुट के फिल्टर्स हैं कि क्या चीज़ सिस्टम में इन होना चाहिए, क्या आउटपुट होनी चाहिए, ये सिनेरियो से हमें पता चलेगा। और उसके बाद उसका सोशल इम्पैक्ट भी देखना है, सारे स्टेक होल्डर्स की बातें भी देखनी है, उन सारों की रोशनी के अंदर हमने क्या इलिसाइट करनी है, हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इलिसाइट करनी है। आगे चलते हैं जी, आगे है जी हमने 4 चीज़ों पे बात करनी है। एक तो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, दूसरा हम टास्क डिस्क्रिप्शन, तीसरा है टास्क एनालिसिस। और टास्क डिस्क्रिप्शन और टास्क एनालिसिस में डिफरेंस को भी हम थोड़ा सा देखेंगे दरमियान में, और इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, ये हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी तक हम पहले थे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक्स पे, फिर हमने रिक्वायरमेंट गैदर करने से एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट यूज़र से आ गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमने उसको फर्दर लेके गए कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कैसे अखज़ करनी है। तो उसमें हमने ये बात की थी कि सारे सिनेरियोस जो यूज़र बताए, जो वो एम्स बताए, जितने भी सारे यूज़र्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके सुन के फिर आपने वहाँ से क्या लेनी है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ब्लॉक में कि फ्लो डायग्राम्स वगैरह बनाने के बाद आपको बहुत आसानी से आप क्लियर हो जाएंगे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिस्टम की क्या है। अब यहाँ तक हम आ गए थे। अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब जो सिस्टम के अंदर डाटा है उसका मतलब उस डाटा का किसी भी फील्ड का क्या उसकी मतलब डेफिनेशन है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका क्या एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डाटा सेव होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ये आगे हम कर रहे हैं। दूसरा है कि कोई भी अगर टास्क है, मतलब एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स होंगे, सब टास्क होंगे, सब एम्स होंगे हमारे क्लाइंट के, कि मेरा सिस्टम ये टास्क भी हम परफॉर्म करें। तो वो सारों को उनका डिस्क्रिप्शन भी लिखनी होगी टास्क की, और उनके टास्क का एनालिसिस भी करना होगा। और फाइनली इन सारी चीज़ों का पर्पस ऑब्वियसली रिफाइनमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरफ हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। ये अब तक की समरी थी जो कि हमने अब तक स्टडी किया। फर्दर आगे मूव करते हैं जी।
डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, तो इसके अंदर क्या है जी, वर्ड स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब कि कौन रिकॉर्ड हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब हमारी कौन सी फ्लो डायग्राम, हमारे कौन सा रिकॉर्ड की कौन सी रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन है, हमारा कौन सा फ्लो डायग्राम जो है वो हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट को जाहिर कर रहा है, ये चीज़। व्हेन स्टार्ट सून आफ्टर डाटा गैदरिंग सेशन, यानी कि ये जो डाटा की इंटरप्रिटेशन है ये हमने कब करनी है, ये हमने करनी है राइट आफ्टर गैदरिंग द डाटा गैदरिंग सेशन, मतलब कि हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करके जो भी हमने उससे बात की कि वो कहेगा कि ये डाटा जो है ना मुझे सेव कराना है सिस्टम के अंदर, तो उसी वक्त उस सेशन के फ़ौरन बाद हमने ये डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस डाटा का स्टार्ट कर देना। अच्छा, इसमें होता क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस मेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। अब ये कैसे करेंगे जी, डाटा के इंटरप्रिटेशन और इसका एनालिसिस कैसे करेंगे जी। एक है ये मेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल है हमारा कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यूज़ केस डायग्राम्स बनाएंगे। यूज़ केस डायग्राम्स क्या हैं, यूज़ केस डायग्राम्स बेसिकली करेंगे क्या कि आप जितने भी आपके सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उनको डिफाइन कर देना है, और उन ऑब्जेक्ट्स ने कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी है। तो वो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शनैलिटीज़ मिल के आपके पूरे के पूरे जो रिक्वायरमेंट आपके पूरे का पूरा सिस्टम का जो फ्लो है वो बना देंगे। जिस तरह से इसमें क्या लिखा हुआ है जी, यूज़ केस डायग्राम्स, वो कंसिस्ट ऑफ क्या, एक्टर्स से मुराद वो ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिन्होंने कोई फंक्शनैलिटी कोई चीज़ परफॉर्म करनी है या जिनके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है। एंड यूज़र केसेस क्या हैं, बेसिकली यूज़र केसेस हैं कि जो यूज़र है सिस्टम का वो क्या करेगा। डिस्कस लेटर, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें और क्या है जी, क्लास डायग्राम्स, वो है कि आप क्लासेस में भी क्या करते हैं कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करके उनकी क्लासेस बना देते हैं। क्लासेस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, डाटा मेंबर्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, फंक्शन मेंबर्स होते हैं, और तीसरा क्या होता है जी, कंस्ट्रक्टर होता है क्लास। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लिहाजा हमने उनको मोर में लिख दिया। हाउ टू डिवाइड दोज डायग्राम्स, उन डायग्राम्स को हम बनाते कैसे हैं, यानी कि क्लास डायग्राम्स हो गई या यूज़ केसेस की डायग्राम्स हो, तो वो बेसिकली यूएमएल डायग्राम्स जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी की थी कि यूएमएल डायग्राम्स कैसे बनती है। फर्दर मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ आपको एक यूएमएल डायग्राम्स की जो सिंबल्स हैं वो उनका एक छोटा सा एक स्नैपशॉट होगा, वो भी मैं आपको दे दूँगा। फर्दर आगे मूव करते हैं जी। What is UML? UML stands for Unified Modeling Language, standard language है to specify, visualize, construct and document the artifacts। artifacts कहते हैं कि जिससे सॉफ्टवेयर मिलके बनेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जिन करैक्टर्स से, जिन ऑब्जेक्ट्स से मिलके बनेगा, यानी जिनके बगैर यूँ कह लें कि सब यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सब यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। जिस तरह से एक दीवार बनती है, वॉल बनती है, तो वो किससे बनती है जी, ब्रिक्स से, ब्रिक्स, सीमेंट, रेत, इन चीज़ों से। तो अब ये जो वॉल के आर्टिफैक्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ब्रिक्स होंगी, सीमेंट होगी और रेत होगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, तो उनको विजुलाइज करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, यूएमएल। और आर्टिफैक्ट्स कैसे, अब जिस तरह से हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, इसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ये हमारा एक आर्टिफैक्ट है, टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स ये आर्टिफैक्ट्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सारे के सारे इनको विजुलाइज करने के लिए क्या यूज़ हो रही है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। एज वेल एज अदर नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यूएमएल डायग्राम्स। अच्छा, यूजेस ग्राफिकल नोटेशन टू एक्सप्रेस द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ें हमें पहले भी क्लियर है। You can choose to use UML tools for establishing requirements or just use paper and pen। आप यहाँ के UML डायग्राम्स के थ्रू भी आप रिक्वायरमेंट को कर सकते हैं, और सिर्फ आप पेपर पेन उठाएं और राइट डाउन कर तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, या पेपर पेन उठा के आप UML डायग्राम्स भी बना सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस की बात की हुई है ये मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था टास्क डिस्क्रिप्शन, कि आप जो टास्क अपने सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कराने जाते हैं तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लें। वो किस तरह डिस्क्राइब होगा, वो इस तरह से होगा जो हमने अभी पहले बात की थी कि जितने भी सिनेरियोज, जितने भी कंडीशंस हमारा यूज़र हमें बताएगा,
हमने उसके बेस पे उनकी बेस पे ना कुछ डायग्राम्स बना लेनी है। वो सारे के सारे सिनेरियोज जो है ना उनको पेपर पे लेना है। ये सिनेरियोज होते हैं एन इनफॉर्मल नैरेटिव स्टोरी ऑफ यूजर्स, मतलब यूज़र की ज़ुबानी जो वो बताएगा कि मुझे ये चाहिए, इस तरह मैं ये क्लिक करूँ तो ये हो जाए। तो ये सारे बेसिकली सिनेरियोज हैं जो कि सिस्टम के बारे में यूज़र हमें बताएगा। नेचुरल वे टू एक्सप्लेन सिनेरियोज, नेचुरल वे टू एक्सप्लेन है। और यूज़ केसेस क्या हैं? शो इंट्रैक्शन विद द सिस्टम। यूज़ केसेस हमने पहले भी बात की थी जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा था। यूज़ केसेस क्या होती हैं जी? जस्ट द इंट्रैक्शन ऑफ यूज़र विद सिस्टम, कि क्या यूज़र परफॉर्म करेगा और सिस्टम उसका रिस्पॉन्स क्या करेगा। यही इंट्रैक्शन जो है ये क्या कहलाता है? यूज़ केस। शो इंट्रैक्शन विद द सिस्टम, शो डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंट्रैक्शन। essential use cases, improvement of use cases। अब मतलब कि यूज़ केसेस बहुत सारे, मतलब सिनेरियोज की जब पहले यूज़र जो है सिनेरियोज बताएगा, उन सिनेरियोज से हमने उनको यूज़ केसेस में कन्वर्ट कर देना है। यूज़ केस डायग्राम्स भी बनानी है। फिर उसमें से हमने ये देखना है कि इनमें से असेंशियल कौन से यूज़ केसेस हैं, या यूज़ केसेस में कोई ऐसे स्टेप्स तो नहीं है कि जो असेंशियल नहीं है और हमने उनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो वो थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर वो हमें क्लियर होंगे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, कोई भी टास्क है ना, कोई भी फंक्शनैलिटी है जो कि हमने सिस्टम से परफॉर्म करानी है, तो उसके सारे सिनेरियोज मतलब पहले यूज़र से आएंगे, फिर उसके बाद उसको यूज़ केसेस के थ्रू इस तरह से हम पूरे अपने टास्क को डिस्क्राइब कर लेंगे। आगे हैं जी सिनेरियोज को फर्दर बात करते हैं कि सिनेरियोज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू होती है जी? यूज़र से ही शुरू होती है। तो यूज़र ने हमेशा आपको सिनेरियोज बताने हैं। एन इनफॉर्मल नैरेटिव स्टोरी ऑफ यूजर्स डिस्क्राइब क्या करता है जी? व्हाट यूज़र आर डूइंग और हाउ टू अचीव समथिंग। इसके अंदर मतलब यही दो बात सिनेरियोज के अंदर हो रही होंगी कि व्हाट यूजर्स आर डूइंग, मतलब सिस्टम के ऊपर आके क्या करें यूज़र, और उसके बाद जो है और उसको मिल किया जाए, मतलब सिस्टम उसको क्या रिस्पॉन्ड कर दे। ठीक है जी। उसके बाद ये एक एग्जांपल है जी सैरी ऑफ शेयर्ड कैलेंडर के। अगर एक शेयर्ड कैलेंडर है, 10 लोगों की मीटिंग कॉल होनी है और उसके 10 पार्टिसिपेंट हों, तो हर बंदे का अपना इंडिविजुअल भी एक स्केड्यूल होता है। लेकिन अब अगर वो मीटिंग मतलब कि मीटिंग अगर डालनी है किसी डेट पे, किसी टाइम पे, तो ऑब्वियसली चेक बैक होना चाहिए हर बंदे के स्केड्यूल को कि वो उसकी अवेलेबल। लाइक अगर टीचर्स की बात करें, अगर 10 टीचर्स की मीटिंग होनी है, एचओडी ने कॉल करनी है, तो अब जो मीटिंग का टाइम है वो ऐसा डिसाइड होना चाहिए कि जब किसी भी इंस्ट्रक्टर का लेक्चर भी ना हो और एचओडी साहब की भी कोई मीटिंग या कहीं लेक्चर वगैरह ना हो। तो अब ये है शेयर्ड कैलेंडर की एग्जांपल। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि जो ही हम किसी डेट और टाइम के ऊपर कोई एक मीटिंग का टाइम डालें सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम क्या करे, फौरी जाके चेक करे कि क्या वो 10 के 10 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं इस डेट और टाइम के ऊपर। तो इस इस सिंपल सिनेरियो के अंदर यूज़र टाइप्स, अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या था, हाउ टू अरेंज अ मीटिंग बिटवीन सेवरल पीपल इन द शेयर्ड कैलेंडर सिस्टम। तो ये मतलब है कि सवाल है। तो अब इसमें अ सिंपल सिनेरियो फॉर दिस सिस्टम, यूजर टाइप्स इन ऑल द नेम्स ऑफ द मीटिंग पार्टिसिपेंट, मतलब उस डेट और टाइम के ऊपर सबके नाम जो है टाइप कर दे। लेंथ ऑफ द मीटिंग की वो इतने टाइम की मीटिंग होगी। व्हेन इज़ द मीटिंग की मीटिंग होनी कब है, किस दिन किस टाइम पे होनी है। वेयर इज़ द मीटिंग, किस जगह पे होगी, किस रूम में होगी। तो सिस्टम चेक्स अगेंस्ट द सिस्टम क्या कर दे, सिस्टम क्या करे, सिस्टम चेक्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स कैलेंडर एंड सेंट्रल डिपार्टमेंट कैलेंडर। अगर कोई और भी चीज़ चेक करानी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सिनेरियो है जी, बिल्कुल। अब इसमें वही आ गई, ये क्या बना है जी, ये सिनेरियो बना है क्योंकि यूज़र ने कहा कि क्या हो कि एक मीटिंग स्केड्यूल हो जाए, ये यूज़र ने कह दिया, और किस बेस पे हो जाए कि कब कहाँ कितनी ड्यूरेशन की मीटिंग होनी है। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स भी बता देंगे, लेकिन सिस्टम क्या करे कि उनका खुद ही जाके उनके कैलेंडर इंडिविजुअल्स की वो सारी चीज़ें चेक करके आए। तो एक सिनेरियो बता दिया। अब इस सिनेरियो के अंदर यूज़ केसेस क्या बनेंगे, अ स्पेशल काइंड ऑफ सिनेरियो दैट ब्रेक्स डाउन सिस्टम। अच्छा, पहले यूज़ केस को थोड़ा सा देख लेंगे। होता है कि अ स्पेशल काइंड ऑफ सिनेरियो दैट
break down system requirements into user functions. In use case is a sequence of events. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको देख लें. ये यूज केस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय अ यूजर, और प्लस इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टूवर्ड्स यूजर्स. तो इन अ शॉर्टर वे ये क्या बनेगा, इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड अ सिस्टम. अब इसी एग्जांपल का जो है ना यूज़ केस क्या बनेगा जी, ये सिनेरियो आपको दिखा दिया. अब इसका यूज़ केस क्या बनेगा, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू अरेंज अ मीटिंग. द यूज़र चूज द ऑप्शन टू अरेंज अ मीटिंग. अब हमने कहा था कि यूज़ केस क्या होते हैं, यूज़र सेंट्रिक. तो इसमें देखें वो यूज़र की वर्ड यूज़र चूज द ऑप्शन टू अरेंज अ मीटिंग. और उसके बाद दूसरा क्या है, द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यूज़र. ये अब रिस्पॉन्स आ गया है किसका, सिस्टम का. द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स यूज़र फॉर द नेम्स ऑफ अटेंडेes. तो सिस्टम क्या करेगा भाई कि जो बंदे उन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है आप वो बताएं कौन कौन से. द यूज़र टाइप इन अ लिस्ट ऑफ नेम्स. तो यूज़र फिर क्या करेगा अगला स्टेप में कि यूज़र नेम वो सारे नाम लिख देने हैं. द सिस्टम चेक्स दैट द लिस्ट इज़ वैलिड. क्या ये जो नाम टाइप किए गए हैं क्या ये लोग अवेलेबल है, यानी कि सिस्टम के अंदर भी उनका नाम पता वगैरह चीज़ें हैं. द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स द यूज़र फॉर मीटिंग कंस्ट्रेंट्स. अब फिर वो क्या करेगा, सिस्टम फिर दोबारा उसको कहेगा कि भाई अब क्या क्या किया, वो कंस्ट्रेंट क्या कहती है कि इतनी ड्यूरेशन की मीटिंग हो, इतने बजे हो, इतने इस दिन को हो और इस वेन्यू पे हो. तो वो सारी चीज़ें इस तरह से यूज़र्स को प्रॉम्प्ट करता जाएगा सिस्टम, और सिस्टम यूज़र जो है उसका आंसर करता जाएगा. तो आप ये देख रहे हैं कि वो एक सिनेरियो था, सिनेरियो से हम कहाँ आ गए हैं, यूज़ केस के ऊपर. तो इससे जो ना क्लियर खुल के ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट एलिसाइट करने में कितनी मदद ज़्यादा मिलेगी. रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होती जा रही है हमारी. अच्छा, फिर यूज से हाउ टू अवॉइड मैनी वर्ड्स इन द. तो इस तरीके से सारे का सारा ये शेयर्ड कैलेंडर वाली एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई. अच्छा, फिर यूज केस क्या है, हाउ टू अवॉइड मैनी वर्ड्स इन द रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन. कि रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा वर्ड से कैसे बचना है. तो इसका वो सिंपल वही है आंसर कि आप फ्लो डायग्राम्स यूज़ करें, ग्राफिकल मतलब मोर टूवर्ड्स ग्राफ्स आए कि ये हो जाए तो फिर एरो के सिंबल से आगे चले जाएंगे. ये अगर इवेंट होता है तो फिर मतलब ब्लॉक्स यूज़ करें, उसमें इवेंट्स यूज़ करें, एरो से आप ऑपरेशंस देखें कि अगर ये हो जाए तो ये है, ये हो जाए तो ये है. तो ये सारी की सारी मतलब इससे आप जो एक लेबोरियस वर्डिक किस्म का डॉक्यूमेंट है उससे बच जाएंगे. और वैसे भी डायग्राम्स को आप सिंपली एक व्यू में देखें, वंस ग्लांस के अंदर आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें कहा क्या जा रहा है. ट्राई ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, एक्टर्स यूज केसेस, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज अ मीटिंग. तो कोशिश करेंगे मतलब कि आप साथ में यूज़ केसेस के अंदर ये भी लिखें कि ये वाला काम करेगा कौन, मतलब कौन सा एक्टर होगा, कौन सा ऐसा किरदार होगा हमारे सिस्टम के अंदर कुछ जो कि कोई पर्टिकुलर जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा. तो ये थोड़ी सी चीज़ें लिखेंगे तो इससे आप मतलब कि अब एक्टर्स, अब इसके दरमियान में आप कुछ ना लिखें यूज़ केस, ठीक है. तो इसमें आप कुछ ना लिखें एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कि एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज अ मीटिंग. अब यहाँ पे हमें कोई इतने ज़्यादा वर्ड्स देने की ज़रूरत नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर में कौन कौन होंगे, क्या होंगे. बस सिर्फ इतने सिंपल से वर्ड से आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको बहुत क्लैरिटी दे रही है. तो आप मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की भरमार होने से अपने डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करके. नंबर 1 पे क्या था हमारा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करें. दूसरा क्या था कि हम इस तरह की चीज़ों को अपनाएंगे जिसमें सिर्फ आप एक्टर्स बता दें, उन्होंने काम क्या करना है वो बता दें. अच्छा जी, यूज़ केस डायग्राम्स. इसके अंदर अगर आप देखें यूज़ केस डायग्राम फॉर द शेयर्ड कैलेंडर सिस्टम, 3 यूज़ केसेस एंड 2 एक्टर्स यूजिंग द UML टूल. अब ये एक UML टूल है माई क्लिप्स. इसके अंदर उन्होंने ये एक वो डायग्राम बनाई है. मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से ये नज़र आ सके. तो अब इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर ये खड़ा हुआ है, इसने क्या अरेंज अ मीटिंग. ठीक है, ये हमारा जो गुलाबी कलर का बॉक्स है ये हमारा सिस्टम है, अरेंज अ मीटिंग. अपडेट कैलेंडर एंड. अच्छा, डिपार्टमेंटल के जितने भी मेंबर्स हैं हर किसी ने अपना अपना कैलेंडर अपडेट किया हुआ है कि हर किसी ने अपना अपना कैलेंडर अपडेट किया हुआ है कि हम इस टाइम पे हमारी ये स्केड्यूल है, इस टाइम पे हमारा ये स्केड्यूल है, इस टाइम पे है. तो एडमिनिस्ट्रेटर ने अरेंज करनी है मीटिंग. तो उसने क्या करना है, जब वो अरेंज मीटिंग करेगा तो ओबियसली सबका जो
डेली के रूटीन के जो मतलब हर स्केड्यूल है वो सारा मौजूद है सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम सारे सब लोगों के कॉन्टैक्ट रिट्रीव करके सबके देख के स्केड्यूल क्या है उसके मुताबिक फिर वो जो है मीटिंग स्केड्यूल कर देगा। तो ये एक सिंपल सी यूएमएल डायग्राम है इस पूरे सिनेरियो की। ये जो मीटिंग स्केड्यूल करने वाली शेयर्ड मीटिंग एग्जांपल है। तो इस तरह की डायग्राम्स आप लोग भी बना सकते हैं अपने केस में। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सिनेरियोज। अच्छा जी, इम्प्रूवमेंट ऑफ सिनेरियोज एंड यूज केसेस। स्ट्रक्चर्ड कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज़र इंटेंशन, सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि हमने यूज़ केसेस, हमारे जितने भी यूज़ केसेस हैं वो सारे के सारे दो चीज़ों की घूमते हैं। नंबर एक कि यूज़र की क्या इंटेंशन है, वो क्या करना चाहता है, और सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम उसको वापस क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो सारी चीज़ें इसी के जितने अच्छे हम सिनेरियोस डिफ़ाइन करेंगे उतने अच्छे यूज़ केसेस डिफ़ाइन होंगे। जितने अच्छे यूज़ केसेस डिफ़ाइन होंगे उतना अच्छा सिस्टम का स्ट्रक्चर बनेगा, उतनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स जो है उनका डीप इंसाइट लिखा जा सकेगा। तो सारी की सारी बेस कर रही है चीज़ें किस पे, यूज़ केसेस के ऊपर। नेक्स्ट है जी टास्क एनालिसिस। अभी तक हमने टास्क को डिस्क्राइब किया है कि ये टास्क हैं, अब उसका एनालिसिस भी करना है हमने। टास्क डिस्क्रिप्शन वर्सेस टास्क एनालिसिस। टास्क डिस्क्रिप्शंस आर ऑफन यूज्ड टू एनविजन न्यू सिस्टम्स और डिवाइसेस। मतलब टास्क डिस्क्राइब किया जाता है जब कोई नया सिस्टम बनाया जाता है या कोई नई डिवाइस बनाई जाती है, तो उसके लिए हमें उस डिवाइस या उस सिस्टम की डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है कि ये सिस्टम ये वाले काम करता है या इस सिस्टम को ये वाले काम करने चाहिए। लेकिन जो टास्क एनालिसिस है इज़ यूज्ड मेनली टू इन्वेस्टिगेट एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। दूसरा मालूम ये है कि जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर लेंगे, कोई सिस्टम बन जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर तो मेनली इन्वेस्टिगेट है कि ये वाला जो टास्क, ये जो वाला जो हमने सिस्टम बनाया है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये या सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक यहाँ पे हमारी गिवन है, वो क्या है, हिरार्किकल टास्क एनालिसिस। हिरार्किकल टास्क एनालिसिस के अंदर क्या होता है जी, इसमें यह कि आइडिया इज वेरी सिंपल, इन्वॉक्स ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू सब टास्क। मतलब एक बड़ा टास्क है उसको आप सब टास्क में बनाते जाएं, और जो सब टास्क है ऑब्वियसली वो किसी भी एक बड़े टास्क, मतलब एक बड़े काम को, जिस तरह से अब एक यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर बहुत सारे सब टास्क हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों को लेके आना है, बच्चों के एडमिशन के लिए एक अलहदा पूरा सिस्टम है, बच्चों से फीसिस वगैरह कलेक्शन का एक पूरा मैकेनिज्म है, बच्चों को लेक्चर्स डिलीवर करने का पूरा मैकेनिज्म है। अब ये एक है सिर्फ टीचिंग का, मतलब स्टूडेंट्स की टीचिंग का एक पूरा बड़ा टास्क है, उसके अंदर ये सारे के सारे क्या हैं, सब टास्क हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन्वॉल्व ब्रेकिंग, आइडिया इज सिंपल, इन्वॉल्व ब्रेकिंग यानी कि सब टास्किंग। ये जो हमारा सब टास्किंग का वो है जिसमें हिरार्किकल टास्क एनालिसिस है, ये इसमें आइडिया बहुत सिंपल है। क्या है कि हम सब टास्क में डिवाइड करें किसी भी टास्क को, देन सब टास्क के फिर फर्दर सब टास्क बनाए एंड सो ऑन, कि जब तक हमारा जो है वो कोई भी टास्क है वो बहुत इतना अटॉमिक ना हो सके कि वो फर्दर सब डिवाइड ना हो सके। These are grouped as plans which specify how the task might be performed in practice। और इनको फिर प्लान भी करें कि कौन सा सब टास्क जो है वो पहले परफॉर्म होगा, उनके परफॉर्म होने के बाद फिर कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो इस तरह स्टार्ट विद द यूज़र गोल विच इज एग्जामिन्ड एंड द मेन टास्क फॉर अचीविंग इट आर आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपका काम ये है कि यूज़र का जो गोल है, क्या अचीव करना चाह रहा है, उसको आपने देखना है। तो अब इन ऑर्डर टू बारो, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जी लाइब्रेरी की, और उसके जो है ना हमने ये टास्क, ये जो हमारे 1 2 3 4 पहले ही हमारा मेन टास्क है इन ऑर्डर टू बारो अ बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी। ये हमारा गोल है, यानी कि ये यूज़र का गोल है कि उसने ये इसके अगेंस्ट सिस्टम बनाना है, बिल्ड करना है। अब इसके अगेंस्ट सिस्टम के अंदर सब टास्क क्या है कि पहले क्या है, गो टू द लाइब्रेरी जाना पड़ेगा बुक लेने के लिए, फाइंड द रिक्वायर्ड बुक। अब फाइंड द रिक्वायर्ड बुक के अंदर हमारे सब टास्क हैं बहुत सारे।
यानी कि पहला एक बड़ा टास्क क्या है, इन ऑर्डर टू बोरो अ बुक, उसके अंदर सब टास्क क्या हैं जी, गो टू द लाइब्रेरी, फाइंड द रिक्वायर्ड बुक। फिर उसके बाद उसके अंदर सब टास्क क्या हैं जी, एक्सेस लाइब्रेरी कैटलॉग, एक्सेस द सर्च स्क्रीन और ये ब्लॉक ब्लॉक सारा। और फिर उसके बाद गो टू करेक्ट शेल्फ एंड रिट्रीव बुक, मतलब कि जब आपको फाइंड हो गई है बुक तो उसके बाद कि किस जगह पे किस लोकेशन पर पड़ी है तो फिर आप जाएं और जाके उठा लें। और फिर टेक द बुक टू चेकआउट काउंटर के आप फिर उसको लाइब्रेरियन के पास लेके जाएं और उसे कहें कि जी ये मेरे नाम पे इशू कर दें। तो अब प्लान 1 क्या है, प्लान 0 क्या है, डू 1 2 3, यानी कि पहला आप सब टास्क करें, तीसरा करें और चौथा करें। इफ़ बुक इज़ नॉट ऑन द शेल्फ एक्सपेक्टेड, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दूसरा, तीसरा और चौथा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये प्लान 2 क्या है, डू 2.1 2.2 4 2.5, इफ बुक नॉट आइडेंटिफाइड डू 2.2 2.3 2.4। नोट स्टार्ट विद यूज़र गोल, मतलब यूज़र का गोल वो एक आपका बड़ा टास्क है। और प्लान 2, आपका जो प्लान 2 था, शोज सब टास्क ऑर्डर, नो प्लान 1, स्टेप 1 हैज़ नो सब टास्क। ये स्टेप 1 था, इसके कोई सब टास्क नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी ये था प्लान 2 शो सब टास्क ऑर्डर, नो प्लान 1। अगर प्लान 2 पे तब आए, प्लान 1 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और प्लान 2 जो है वो उसके अंदर क्या हो रहा है कि शो सब टास्क ऑर्डर, कि ये प्लान 2 के अंदर सब टास्क, ये जो हमारे ये मेन गोल था, ये सब टास्क हैं, गो टू लाइब्रेरी 1 2 3 4, ये हमारे सब टास्क हैं, ये हमारे टास्क हैं और इनके अंदर ये सब टास्क हैं। 2 के अंदर सब टास्क एग्जिस्ट करते हैं, बाकी किसी के अंदर सब टास्क एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द सिस्टम बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय द मैथड। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका व्यू थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। कॉस्ट रिडक्शन की है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिडक्शन मेथड है कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपने जितने भी वो सिनेरियोज और यूज़ केसेस वगैरह देखने हैं तो उनमें, और जब डाटा एनालिसिस करना है तो आपने यानी कि अगर आपने अपनी कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट फॉर एग्जांपल या टेस्टिंग की कॉस्ट, इन चीज़ों को अगर आपने बचाना है तो आपने कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक कोई टी फंक्शनैलिटी हमने डिफाइन करनी थी, तो उसमें क्या था कि वाटर का प्रेशर है। अगर वाटर का प्रेशर उसमें फॉर एग्जांपल हमने उसको ऑटोमेट करना है कि वाटर का प्रेशर अगर तो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू लो, मतलब अब उसने सिनेरियोस बता देने हैं हमारे क्लाइंट ने कि अगर प्रेशर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू लो है तो आपने जो मोड शो करना है वो परमिटेड करना है। अगर वाटर जो है प्रेशर वो ग्रेटर दैन इक्वल टू परमिट है तो आपने इसको हाई कंसिडर करना है कि जितना परमिटेड प्रेशर है वाटर का उससे अगर आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हाई है। अगर वाटर का प्रेशर जो है वो लेस देन लो है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा लो है कि लो से भी ज़्यादा कम है। अगर प्रेशर जो है वो लेस देन परमिट है तो इसका मतलब है कि वो इन लिमिट है, तो इसको भी परमिट करना चाहिए सिस्टम को। तो अब इससे पता क्या चला कि हमने यहाँ पे हमें 4 इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। 4 इवेंट्स के जो पॉसिबल मोड्स हैं वो कितने हैं जी, डिस्टिंक्ट अगर देखें तो 3 है, एक परमिटेड है, एक हाई है, एक टू लो है, बहुत ज़्यादा लो। तो अब हम ये 4 की बजाय हम सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं और एक और कंडीशन लगा सकते हैं, क्या, वाटर प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू लो, या यानी कि और वाटर प्रेशर लेस देन परमिट, तो हमने इसको परमिटेड कर देना है। तो अब ये इसके लिए अलग-अलग 2 स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोडिंग की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 2 अलग स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर और एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर और की कंडीशन लगा के हम एक ही गो में चेक कर सकते हैं। तो इससे इस तरह से अगर बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हों और उसके अंदर इस तरह के सिनेरियोज हों तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड आप जितनी कंडीशन रिड्यूस करते जाएंगे यानी अपने लिए यूनिक जो कंडीशंस हैं वो देखते जाएंगे, उतने ही आपकी नंबर ऑफ कोड्स ऑफ लाइंस जो हैं वो कम होते जाएंगे।
तो इस तरह से आपके जब नंबर ऑफ कोड्स ऑफ लाइन कम हो जाएंगे तो आपके डेवलपर को कम टाइम लगेगा, और जब कम टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आनी है वो कम हो जाएगी। तो दूसरे मानों में ये हुआ कि अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए आपने कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स, जिस तरह से ये है कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इन चीज़ों की मैथमेटिकल मॉडल्स कुछ सिनेरियोस में बना लेने हैं ताकि आपके जो डेवलपर है उसको आसानी रहे मैथमेटिकल मॉडल्स को अंडरस्टैंड करके वो डेवलपमेंट आसानी से कर ले, और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का अगर ये पार्ट बन जाएगा तो आपकी कॉस्ट इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन आंसर हैं तो काइंडली क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।